बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना एफएससी पार्ट 2 ऑनलाइन पेपर डिस्कशन का जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट था T2 चैप्टर नंबर 14+15 इसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और जहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हैं उनको आपने हाईलाइट करना है और कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टेस्टों में आप ये मिस्टेक्स ना करें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की जानिब। तो ये देखिए जी, पहला MCQ है, द फील्ड अराउंड अ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड। बेटा जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है और एंट्री टेस्ट में 12 दफ़ा इस तरह का MCQ आया है। तो मैंने आपको क्लास में बात समझाई थी कि जब भी एक मूविंग चार्ज होगा तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक मूविंग चार्ज है तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हैं। लिहाजा इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। On changing the direction of L and B, the force experienced by a current carrying conductor changes its direction through। ये देखिए, हमें पता है कि हमारे पास जो राइट हैंड पाम रूल होता है इससे हम डायरेक्शन निकालते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। और ये आप देख सकते हैं इसका फार्मूला होता है F = ILB sin थीटा और फोर्स इज प्रिपेंडिकुलर टू I एंड B। ये हमें पता है कि फोर्स B और I के प्रिपेंडिकुलर होती है। ओके, अब ये देखिएगा एज F = I × L क्रॉस B, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज ये दोनों हैं तो F = ILB sin थीटा आ गया। ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ L एंड B, हमें पता है कि वेक्टर्स के अंदर रिवर्सिंग डायरेक्शन का मतलब होता है कि उनके साथ नेगेटिव साइन लगा दें। तो ये देखिए F' = I × -L क्रॉस -B, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। हमारे पास F' की वैल्यू आ गई F' = ILB sin थीटा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि F = F', मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर जो चेंज होगा वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री मीन्स नो चेंज। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो इस MCQ का राइट ऑप्शन हो गया चार्ली ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये देखिए, टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। CGS हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक है जी। इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट बनता है वो बनता है गॉस। और ये रिलेशन आ गया कि 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस। ये हम MD कैट में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है वेबर पर मीटर स्क्वायर को। तो देखिए, आप जानते हैं कि वेबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया जी मीटर स्क्वायर। 1 m से 1 m कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। अब न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर ये भी टेस्ला के इक्वल होता है, याद रखिएगा। ओके, अब हमने कहा हमारे पास टेस्ला, गॉस एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर जो हैं ये तो मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट्स हैं। लिहाजा वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो वेबर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है। ये आप फार्मूले भी देख सकते हैं। लिहाजा इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास वेबर, जो कि है चार्ली ऑप्शन। अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल सो एज टू चेंज इट्स। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, MD कैट लेवल का MCQ है और ये चीज़ मैं आपको एक एनिमेशन से सिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये आपके सामने जो है एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी जिसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के प्रिपेंडिकुलर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिपेंडिकुलर है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रिपेंडिकुलरली एंटर होता है तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स ने उसको डिफ्लेक्ट कर देना होता है। अब इस डिफ्लेक्शन की वजह से वो एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इख्तियार कर लेता है और हमें पता है कि सर्कल के अंदर हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। सर्कल के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज होगी। यही वजह है कि हमने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा लाजमी चेंज होगी। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया चार्ली ऑप्शन। A charged particle has been projected in a magnetic field. The work done by the deflecting magnetic field on the charged particle is। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट MCQ है और इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो ये बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है। ये देखिए जी,
आपके पास यहाँ पर मैं एक डायग्राम जो है वो शो करवा रहा हूँ कि जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और एक चार्ज पार्टिकल अगर इसके अंदर आया है तो ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री के अंदर मूव कर रहा है। इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसके स्टूडेंट्स ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी ये हर इंस्टेंट पे क्या हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब आपने इसी बात को समझना है। तो ये देखिए, हमें पता है कि F इक्वल टू QVB sin थीटा है, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि वर्क का फार्मूला होता है F डॉट डी। अब यहां पर मैंने एक बात लिखी है, जरा इसको देखें। रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है। यही वजह है कि अगर यहां पर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी एंगल 90 ही होगा, इसलिए मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट शो करवाई हुई है। अब आप यहां पे फार्मूले में वैल्यू पुट करें, एफ डी cos 90, हमें पता है cos 90 0 होता है, लिहाजा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो यही बात मैंने यहां पे एंड पे स्टार लगा के लिखी है कि मैग्नेटिक फोर्स बॉडी के ऊपर कोई वर्क नहीं करती। मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इसने सिर्फ डिफ्लेक्ट करना है, लिहाजा इस MCQ का राइट ऑप्शन आएगा चार्ली ऑप्शन। इन अ कैथोड रे ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको एक एनिमेशन से सिखाऊंगा कि किस तरह आपके पास कैथोड रे जो है ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो है आपको वेव फॉर्म जो है वो दिखाती है। अब ये जो कैथोड रे है ये कहाँ से आती है, तो ये आती है जब आपके पास फिलामेंट हीट अप करके कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकाले। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि शायद फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फिलामेंट सिर्फ हीट देती है, उस हीट से कैथोड सोर्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं, लिहाजा इस MCQ का राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा ऑप्शन। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वेरीज एट द रेट ऑफ 1 वेबर पर मिनट द इंड्यूस्ड EMF इज। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, सिंपल जी, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 1/60 वोल्ट। तो इसका आंसर बन गया चार्ली ऑप्शन। A copper ring having a cut such as not to form a complete loop। यह है इंपॉर्टेंट बात, जरा देखें कि एक कॉपर रिंग है, उसको हमने कट किया इस तरह से कि अब वो एक कंप्लीट लूप नहीं बना रहा। ठीक है, इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू द रिंग व्हेन इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ये देखिए जी, हमने एक्सेलरेशन बतानी है। तो ये पहले आपको मैं एक सिंपल चीज दिखा रहा हूं, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखिए, ये अगर आपके पास इस तरह से एक मैग्नेट है और आप इसको एक सर्कुलर रिंग के अंदर से गुजार रहे हैं, तो ये आप देखिए कि इसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, कम है, लेस देन g है। अगर ये कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट लूप है, तो आप देख सकते हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लेंजिस लॉ यहां पर इसकी एक्सेलरेशन जो है लेस देन जो है वो g होगी। ओके, लेकिन हमें यहां पे क्या सवाल दिया है, हमें यहां सवाल दिया है कि क्लोज पाथ नहीं है। तो ये देखें, अगर हम एक मैग्नेट को इस तरह गिराएंगे कि ये जो नीचे वाला है ये क्लोज पाथ नहीं है, तो हम देखते हैं कि एज वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ सो नो इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस। अब इस केस में कोई इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई रिपल्शन नहीं होगी। तो ये जो मैग्नेट है इसकी जो एक्सेलरेशन है वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन ही होगी, वो g ही रहेगी, लिहाजा इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड। तो बुक की लाइन है, आप जानते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को हम बैक EMF भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, बुक पे अंडरलाइन कर लीजिए। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी आपको जो है एक फार्मूला रिवाइज करवाया गया है। वो फार्मूला क्या है कि E0 होता है n ओमेगा AB के इक्वल, और यही चीज़ मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दी है। इस MCQ को अच्छी तरह से देख लें, ये न्यूमेरिकल के अंदर भी फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल इज 2 हेनरी। ये भी आप देख लीजिए, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल ही है एक तरह से। यहाँ पे जो फार्मूला लगना था वो ये लगना था म्यूचुअल इंडक्शन वाला। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आप देख सकते हैं कि आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B आर।
तो क्लास में पढ़ाया है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो अच्छी तरह से। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन खत्म होता है। अब हम सब्जेक्टिव सेक्शन 1 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये देखिए जी, डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत दफ़ा किया हुआ है, क्लास में भी आपको बहुत दफ़ा करवाया हुआ है। तो ये आप जानते हैं जी, हमारे पास फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड का। ये जो N है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल N/L। तो यहाँ पे देखें जी, जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जब आपके पास लेंथ डबल होगी तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई है। इसी तरह जब आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास डबल हो गई है। ठीक है जी। Why does the picture on TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? तो ये देखिए जी, the picture on a TV screen is formed by striking a beam of electrons on fluorescent screen. When a magnet is brought near the TV screen, it applies a deflecting force as F is equal to QB sin theta. मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि आपने इस सवाल के अंदर ये मैथमेटिकल फार्मूला लाजमी लगाना है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगती है। यही वजह है कि पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। How can a current loop be used to determine the presence of a magnetic field in a given region of space? Important question है, MCQ में भी आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। A current carrying loop when placed in a magnetic field experiences a torque according to relation τ is equal to NIAB cos of alpha, where alpha is the angle between plane of loop and magnetic field। बिल्कुल ये आप जानते हैं। If current carrying loop experiences a deflection in a certain region of space, the magnetic field is present in this region। कि अगर उस कॉइल को कोई डिफ्लेक्शन फील हो जाती है तो उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाजमी तौर पे प्रेजेंट होनी चाहिए। If current carrying loop does not experience any deflection when placed at all possible angles, this is the important thing। इसको देखिए कि हमने उसको हर पॉसिबल एंगल पे रख के देखा और उसके बावजूद भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, तो हमने कहा कि इस रीजन के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये आपने दोनों ही लिखनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। What should be the orientation of a current carrying coil in a magnetic field so that torque acting upon the coil is maximum and minimum? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है NIAB cos of alpha। तो ये देखिए जी, अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो अल्फा 0 डिग्री होना चाहिए, तभी आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आएगी। सिमिलरली अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आपके पास जो अल्फा एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि cos of 90 0 होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से जवाब दे सकते हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो डेरिवेशन थी। ये आप जानते हैं कि ये चार्ज टू मास रेशियो हमने कैलकुलेट करनी थी, ये उसकी डेरिवेशन है। तो ये आपकी बुक से ही जो है मैंने क्रॉप किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्रिएट करती है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ से हमने जब चार्ज टू मास रेशियो का फार्मूला बनाया तो ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया हमारे पास रेडियस। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये देखिए, हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ किया, वो होता है VE के इक्वल। यहाँ से V की वैल्यू निकाल लें, इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो बनता है चार्ज टू मास रेशियो इक्वल टू 2V। अब ये जो कैपिटल V है, ये कैपिटल V होता है वोल्टेज का, यहाँ पर B स्क्वेयर R स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये सारे स्टेप्स आप करोगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शो दैट E एंड del phi over del t हैव द सेम यूनिट्स। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो है मैंने डेरिवेशन की हुई है, ये आप देख सकते हैं। वी नो दैट के जो इंड्यूस्ड EMF है ये होता है वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए जी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, E होता है जाउल और आपके पास चार्ज होता है कूलम, तो जाउल पर कूलम वोल्ट के इक्वल होता है। सिमिलरली ये देखिए जी, हमारे पास दूसरा फार्मूला है, यहाँ पे वैल्यूज पुट की हमने। स्टूडेंट्स, ये देखें जी, यहाँ पे हमने यूनिट ऑफ B, यूनिट ऑफ डेल्टा A एंड यूनिट ऑफ टाइम जो हमने पुट करना है। तो जब हमने इनको पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो ये बन गया न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर सेकंड। अब न्यूटन मीटर जो है ये जाउल के इक्वल होता है, एम्पेयर सेकंड जो है ये कूलम के इक्वल होता है। तो जाउल पर कूलम फिर किसके इक्वल आ गया? हमने कहा जी वोल्ट के। लिहाजा ये चीज़ साबित हो गई कि आपके पास ये जो E है एंड del phi over del t है, इनके यूनिट सेम होते हैं। Does the induced EMF always act to decrease the magnetic flux through a circuit? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 15 का। तो ये देखिए,
नो द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट ऑलवेज एक्ट टू रिड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ। इसने सिर्फ अपने काज को अपोज करना होता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा ये उसको कम कर देगा, अगर वो कम हो रहा होगा तो ये उसको बढ़ा देगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी एक डेरिवेशन है और मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। मैंने कहा था कि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, अगर ये लॉन्ग में ना आया तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेरिवेशन जो है वो लाजमी आएगी। तो देखिए यहाँ मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपके सामने डेरिवेशन है। ये आपके सारी ही मैंने जो है वो बुक से कट करके जो है यहाँ लगाए हुए हैं। तो ये स्टेप्स आप जानते हो, आपने इनको किया भी हुआ है। तो वंस अगेन एक दफ़ा इनको रिवाइज कर लो। ये सवाल मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ सकता है। ठीक है जी। प्रूव दैट v इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस की भरमार है और यहाँ पर मैथमेटिकल काम बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें जी, यहाँ पे इसकी डेरिवेशन के लिए ये आप जानते हो, ये डिटेल में तमाम मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे जो है बुक से ही मैंने क्रॉप करके लगा दिया है। तो आपने मेन जो इसके अंदर आइडिया है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाती है। ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पर जो दूसरा कंसेप्ट इस्तेमाल किया है वो है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, कंपेयर किया और एट द एंड ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से बुक से देख लेना है। स्टूडेंट, लास्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये देखिए जी, सबसे पहले आपने सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। ये आप चाहें तो आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हो, चाहे तो आप सेंटर में लाइन लगा के लिख लो। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप सेंटर में लाइन लगा के लिख लें, उससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई जी, यहाँ पर इसका मैथमेटिकल फार्मूला सेल्फ इंडक्शन का, यहाँ से आप सेल्फ इंडक्टेंस का जो है फार्मूला बना सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज़ हेनरी, ये आपने लाजमी लिखना है। इसी तरह जी ये म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन आ गई कि एक ऐसा फिनोमिना कि जिसमें प्राइमरी कॉइल का जो चेंजिंग करंट है वो सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ले आए। ये फार्मूले आ गए। एट द एंड आप देख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज़ वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जो कि हेनरी होता है। तो आपने एट द एंड ये बात याद रखनी है कि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का ही जो हमारे पास यूनिट है वो हेनरी ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन 2 जो कि है जी हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो यहाँ जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया था जी वो था राइट अ डिटेल नोट ऑन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो ये देखें जी, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है कि एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट करे, या एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर दे। उसके बाद जी वर्किंग प्रिंसिपल, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपने लिखना था। डायग्राम बनानी है जो आपकी बुक में बनी हुई है। फिर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि जी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक कॉइल है आर्मेचर, इसके अंदर जी पेयर ऑफ स्लिप रिंग लगे हुए हैं। स्लिप रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी और डीसी जनरेटर में जो मेन डिफरेंस है वो स्लिप रिंग्स का ही होता है। ठीक है, उसके बाद जी आपने एक्सप्लेन करना है कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसके रोटेट करने से मोशनल ईएमएफ पैदा होनी है। डेरिवेशन आ जाएगी डिटेल में। उसके बाद जी एट द एंड आपने वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू एंगल, वो जो आपकी बुक में जो है इस टॉपिक के एंड पे करके एक डायग्राम बनी हुई है वो आपने लाजमी बनानी है। एग्जामिनर उसको पसंद करता है और आपको उसके फिर नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है जी। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये चैप्टर 14 से लिया गया है। यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है और हमसे कहा गया है कि जी आपने मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है। तो यहाँ पे आपको टॉर्क का फार्मूला आना चाहिए और वो कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होती है। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये आप देख सकते हो। फार्मूला आपके सामने है। मैक्सिमम के लिए एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया है। पुटिंग वैल्यूज़, तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो टॉ मैक्सिमम आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं, तभी आपको जो है वो 3 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी ये डिस्कशन जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस इम्पोर्टेंट टेस्ट के अंदर आपने गलतियां बहुत कम की होंगी और ये दोनों ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, वंस अगेन जी थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को तवज्जो से सुनने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।